जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम करेंगे एसी सर्किट्स। आज का हमारा टॉपिक ये है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। इससे पहले आपने पढ़ा है, जितने भी सर्किट्स पढ़े वो डीसी सर्किट्स पढ़े थे आपने, यानी जिनमें डीसी डायरेक्ट करंट यूज़ होता है। तो यानी द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स आपने डीसी सर्किट में आपने देखा था कि क्या क्या होते हैं। रजिस्टर होता है और क्या होता है, डीसी सोर्स होता है यानी बैटरी, या इस तरह ये चीज़ें आपने पढ़ी थी डीसी करंट यानी वाले डीसी सर्किट्स में। तो यानी उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या थे, वो थे रजिस्टर। तो डीसी सर्किट्स में डीसी करंट को कंट्रोल क्या करता है, करंट को कंट्रोल क्या करता है, रजिस्टर। रजिस्टर इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट, और वोल्टेज या वोल्टेज को या करंट को, पोटेंशियल को कंट्रोल क्या करता है, रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू से, रेजिस्टेंस से करंट कंट्रोल में होता है। एंड द उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वाज गिवन बाय ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR वाले फार्मूला से। तो लेकिन आज हम करेंगे एसी सर्किट्स। तो इन एसी सर्किट्स, इन एडिशन टू रजिस्टर, यानी रजिस्टर के साथ साथ हम दो नए कंपोनेंट्स जिनको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर वो जो आपने इंडक्टर या उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉइल नहीं यूज़ करते थे आप, इंडक्टर कॉइल लाइक अ सोलिनॉइड, वो इंडक्टर ही कहलाता ना। तो उसकी एल उसकी इंडक्टेंस होती हैं। तो यहाँ हम इस सर्किट में इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। ठीक है, इंडक्टर एल। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यूज़ होती है, कैपेसिटर। एसी सर्किट्स में के कंपोनेंट्स में एक तो रेजिस्टर तो होता ही है। अब रेजिस्टर जिस तरह डीसी में तो सिर्फ रेजिस्टर होता है ना, इसमें एसी में रेजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। और उसके लिए सिंबल क्या यूज़ होता है कैपेसिटर के लिए, C। इंडक्टर के लिए L एंड फॉर कैपेसिटर C। यानी इंडक्टर और रेजिस्टेंस के सर्किट, एसी सर्किट्स में सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर, रेजिस्टेंस उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं आप, इंडक्टर L एंड अ कैपेसिटर। दीज आर सर्किट एलिमेंट्स इन AC सर्किट्स, यानी ये AC सर्किट्स में है। तो we would study the response of an AC circuit when it is excited by an alternating voltage। हम देखते हैं अब AC सर्किट जिसमें ये इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज़ होते हैं, उसका यानी उसका करंट के लिए, उसका यानी करंट और वोल्टेज के लिए उसका क्या रिस्पांस होता है जब उसको एक्साइट किया जाता है, या किससे, AC करंट से या अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से उसको एक्साइट किया जाता है, तो उस वक्त इसका क्या रिस्पांस होता है टू द दिस एसी सर्किट का, हम ये देखेंगे आज। अब आइंदा यानी हम ये पढ़ेंगे। तो अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए इसका रिस्पांस डिफरेंट है। एसी थ्रू आ रेजिस्टर, कि अगर हमने किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को किसी रेजिस्टर के साथ लगा दिया हुआ, पहला टॉपिक है आपका एसी थ्रू आ रेजिस्टर। एसी थ्रू आ, ये आपका थर्ड टॉपिक भी ये है, थ्रू आ रेजिस्टर। कि जब किसी रेजिस्टेंस को एसी सोर्स के साथ लगाया जाए, उसके लिए सर्किट डायग्राम ये यूज़ होगी। ये कि आपका ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स को हम यूं, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को यूं, इस तरह उसका सिंबल होता है,
ऐसे गोल सा सर्कल लगा के उसके अंदर आप ये वेव बना देंगे, साइन वेव, ठीक है ना, इसको साइन वेव बोलते हैं। ये जो आप जिस तरह आपका करंट और वोल्टेज के उसके नाम दरमियान, यानी वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ था ना, ऐसे इस तरह करके साइन वेव था, तो यही साइन वेव इसका सिंबल होता है, यानी एसी सोर्स का। तो इस तरह से यानी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, इसको कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टेंस के साथ, यानी इसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दी गई, यानी तो हम पढ़ेंगे ये है एसी थ्रू आ रेजिस्टर, यानी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज थ्रू आ रेजिस्टर, के जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी रेजिस्टर को के क्रॉस अप्लाई की जाती है तो इसका रेजिस्टर का इस वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज का को क्या रिस्पांस होता है, यानी तो क्या होगा, पहले ये वोल्टेज सोर्स के साथ लगाया गया तो आपने ये देखा ना कि इसके लिए आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर यू हैव अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर के इक्वल है, विच इज़ कनेक्टेड विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, यानी इसके साथ ये कनेक्टेड है। एट एनी टाइम टी, यानी किसी भी इंस्टेंट पे, टाइम टी पे, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर इज़ गिवन बाय, यानी इस रजिस्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है वो किस इक्वेशन से गिवन होती है, V इज़ इक्वल टू, आपने ये कल भी अपने डिटेल में ये पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके इक्वल होती है, यानी वोल्टेज के लिए जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर V नॉट जो है वो इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो V नॉट के इक्वल है। यहाँ दूसरा टाइम क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ओमेगा, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी वेयर V नॉट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर इसको एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द अल्टरनेटिंग करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट इज़ गिवन बाय, यानी ओहम्स लॉ से आई किसके इक्वल होता है, आई इज़ इस करंट इस सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो करता है बाय ओहम्स लॉ, दिस करंट किसके इक्वल होगा, अगर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट किसके इक्वल होता है, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। हमारे पास इक्वेशन है ना बाय ओहम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू आई आर, V इज़ इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ ये कहता है ना V इज़ इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो I इज़ गिवन बाय V ओवर R, ये हम करेंगे। तो यहाँ आप पुट करें V की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 1 से, यानी इसको कह लें आप इक्वेशन 1, V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी को इक्वेशन 1 कह लें। इक्वेशन 1 से इसमें I वाली इक्वेशन में V की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास V की जगह आप क्या पुट करेंगे, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर क्या है R, ये इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा शेप करें, ये लिखें V नॉट ओवर R, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, हम इस तरह लिख लेंगे इसको कि I इज़ इक्वल टू, आई किसके इक्वल है, V नॉट ओवर R इंटू साइन ओमेगा टी। अब V नॉट ओवर R जो है ना, V नॉट को रेजिस्टेंस मैक्सिमम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो ये आपके पास आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू V ओवर R जो है I के इक्वल है, तो I नॉट जो है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है ना दैट इज़ इक्वल टू V नॉट ओवर R के, यानी ये I किसके इक्वल है, V नॉट ओवर R के, इसके, तो V नॉट ओवर R इज इक्वल टू I नॉट, इस इक्वेशन में पुट करें, I इज इक्वल टू V नॉट ओवर R में की जगह पे I नॉट पुट करें, आप उसकी वैल्यू I नॉट प्लेस करें, तो साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन 2 जो है ये आपको देगी किसकी वैल्यू, करंट की। इक्वेशन 1 जो है आपको इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये वाली वैल्यू इक्वेशन आपको वोल्टेज की वैल्यू शो दे रही है, शो कर रही है।
इक्वेशन 2 जो है वो करंट की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या शो करती हैं कि करंट वोल्टेज इज़ द साइन फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, यानी वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी का साइन फंक्शन है, यानी साइनोसाइडल, यानी वेव, यानी ये भी साइन फंक्शन है। इसी तरह करंट जो है ना वो इट इज़ ऑल्सो द साइन फंक्शन ऑफ टाइम। ये भी तो साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है ना, ये भी साइन ओमेगा टी के, वी भी साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, आई भी साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है। यानी इक्वेशन 1 एंड 2 shows that the instantaneous values of, ये क्या है, इक्वेशन 1 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज देती है, इक्वेशन 2 क्या शो करती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये दोनों इक्वेशंस ये शो करती हैं दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर द साइन फंक्शंस, यानी बोथ आर द साइन फंक्शंस विच वेरी विद टाइम, यानी वो साइन फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी ये टाइम के साथ ये चेंज होती है, यानी साइन की वैल्यू जो है ना वो टाइम के साथ साथ साइन फंक्शन जो है वो चेंज होता है। एंड आर बोथ आर इन फेज इन द रेजिस्टिव सर्किट, यानी इस रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों वोल्टेज और करंट जो हैं दोनों चूँकि साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल हैं, तो एट ईच इंस्टेंट जो है ना ये साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल होंगे दोनों ही, यानी वोल्टेज और करंट दोनों ही साइन फंक्शन है इसके ओमेगा टी के, तो इसलिए दोनों बोथ आर साइन फंक्शंस, तो दोनों की वैल्यू, यानी जब अब देखें व्हेन करंट जो वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पे, व्हेन साइन ये जो है π/2 होता है एंगल जो है फेज़ इसका, जब फेज़ ओमेगा टी की वैल्यू π/2 के इक्वल होगी तो उस वक्त साइन π/2 1 होता है ना, तो उस वक्त v इज इक्वल टू v0 होता है। इस इक्वेशन से व्हेन थीटा या ओमेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी दिस इज इक्वल टू π/2, यानी फेज़ जो है थीटा जो है वो फेज़ एंगल कहलाता है ना, फेज़ ऑफ दिस एसी वोल्टेज। तो जब फेज़ की वैल्यू जो है π/2 के इक्वल होती है वो होता है टाइम, तो उस वक़्त जब फेज़ π/2 होता है तो उस वक़्त ये जो वोल्टेज है इस इक्वेशन 1 से आप देखें v किसके इक्वल निकलता है, साइन ऑफ π/2 v0 साइन ऑफ π/2, वो उस टाइम पे यानी v इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, v इज़ इक्वल टू v0, यानी v की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस वक्त। इसी तरह जब करंट की वैल्यू देख लेते हैं इक्वेशन 2 से, वो क्या निकलती है, I इज़ इक्वल टू I0 साइन ऑफ π/2, ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखेंगे π/2, चूँकि फेज़ जो है वो π/2 के इक्वल है हमने कहा, तो उस वक्त दोनों जो हैं साइन π/2 चूँकि 1 के इक्वल होता है तो ये भी I0 के इक्वल होगी, यानी I जो है वो I0 के इक्वल होता है, यानी मैक्सिमम होता है व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू π/2, जब फेज़ जो है इसी का π/2 होता है, यानी तो उस वक्त करंट भी मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम है, यानी बोथ जब दोनों वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और करंट की मैक्सिमम वैल्यू बोथ, यानी दोनों जो है ना वो हैव द सेम फेज़, यानी जब ये वो उस वक्त वोल्टेज का फेज़ वाली कर्व का फेज़ भी π/2 होता है जब ये मैक्सिमम होती है, तो जब करंट मैक्सिमम होता है तो उस वक्त उसका फेज़ भी जो है वो π/2 ही निकलता है, यानी बोथ हैव द सेम फेज़ एट सेम इंस्टेंट, यानी एट t इज़ इक्वल टू 0 पे दोनों का फेज़ जो है वो 0 है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो 0 होगी एट द व्हेन द इंस्टेंट एट, ये हम ना वेव फॉर्म ये वाली यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ये इस तरह से करंट और वोल्टेज के लिए ये v इज़ इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमने कल भी प्लॉट किया था t और v के दरमियान, v0 को ले लें यहाँ, माइनस v0 को यहाँ ले लें, इसी तरह I0 चूँकि करंट जो है ना वो v0 ओवर r के इक्वल होता है ना, v0 को r से, r की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, v0 को r से डिवाइड करके मिलता है हमें मैक्सिमम करंट, तो इसलिए मैक्सिमम करंट जो है ना वो v0 से कम होगा वैल्यू में, तो करंट जो सपोज जो लाइक वो यहाँ हो सकता है, सपोज मैक्सिमम करंट जो है ना वो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह हम वोल्टेज और यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, सॉरी वोल्टेज और करंट के नहीं, वोल्टेज के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो आएगा
ऐसे वी नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज, और इस तरह से होगा ग्राफ ऐसे। ये किसका है ग्राफ है? वोल्टेज का, करंट। और इसी तरह आप करंट का ग्राफ, करंट भी चूंकि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, इसकी इक्वेशन भी साइन ओमेगा टी, तो ये भी एट टी इज इक्वल टू 0 पे करंट भी 0 होगा, एट टी इज इक्वल टू T/4 पे करंट जो है उसका फेज जो है π/2 होगा, तो उसकी वैल्यू भी जो है ना वो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी भी, I इज इक्वल टू आई नॉट है। तो इसी तरह इसका ग्राफ भी इसी तरह आएगा, इस तरह करके इसका ऐसे ना हम डॉटेड कर्व से करंट का ग्राफ शो कर लेते हैं कि जब फेज़ यानी यहाँ π/2 का फेज़ होता है ना, कर्व का फेज़ π/2 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है। तो देखो करंट वाली कर्व जो है वो भी उसका फेज़ भी यहाँ पाई है, जब वो 0 पे आती है तो पाई होता है ना अगेन, यानी वोल्टेज मैक्सिमम से मिनिमम की यानी 0 की तरफ आती है तो उस वक्त उसका फेज़ इस पॉइंट पे पाई होता है। इसी तरह करंट वाली कर्व का फेज़ भी यहाँ पे जब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम की तरफ आ रहा है तो पाई है, पाई के इक्वल। और ये इस तरह से करंट वाली कर्व जो है ना वो हमने ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज से कम है, इस तरह पाई है। तो यहाँ उसका फेज़ क्या होता है, करंट का, वोल्टेज का और करंट का दोनों का फेज़ सेम है, दोनों अपने नेगेटिव मैक्सिमा पे हैं यहाँ इस पॉइंट पे, यानी तो दोनों का फेज़ यहाँ पे क्या होता है 3π/2 यानी 3π/2, और यहाँ क्या है 2π। तो हर पॉइंट पे वोल्टेज और करंट का फेज़ एंगल जो है वो सेम है, यानी इन जब कोई दो कर्व्स इस तरह से हों कि जहाँ एक का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ दूसरी का मिनिमा भी हो, जहाँ एक का मैक्सिमा फॉल करे वहीं दूसरी का मैक्सिमा हो, जहाँ दूसरे एक की मिनिमम वैल्यू यानी 0 वहीं दूसरी की भी। अब देखो करंट वाली कर्व की भी इस पॉइंट पे जो पॉइंट ये कह लें पॉइंट ए, इसको कह लें पॉइंट बी, इसको सी, तो पॉइंट ए बी सी पे दोनों की, ए पे दोनों की मिनिमम वैल्यू मिनिमम है करंट की भी और वोल्टेज की भी, पॉइंट बी पे दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम। इसी तरह पॉइंट सी पे दोनों की वैल्यू अगेन मिनिमम है, और पॉइंट डी पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये -I0 के इक्वल होगा, ये नेगेटिव मैक्सिमा पे होगी, ये -V0 के इक्वल होगी, मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव साइड पे। तो दोनों का फेज़ सेम है दोनों कर्व्स का, यानी वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज़ एट ईच पॉइंट अलोंग द वोल्टेज कर्व और करंट वाली कर्व दोनों चूँकि बोथ आर साइन फंक्शंस ऑफ ओमेगा टी, दोनों की यानी जब इसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी जिस पॉइंट पे तो उस पर वोल्टेज की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। जब करंट मिनिमम होगा एट टी इज इक्वल टू 0 पे, इंस्टेंट पे स्टार्ट में टी इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज भी साइन 0 0 होता है, इसलिए वोल्टेज भी 0 की इक्वल आएगी। इसी तरह करंट भी एट टी इज इक्वल टू 0 पे साइन 0, टी 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो जाता है ना, तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज और करंट बोथ हैव द मिनिमम वैल्यू, यानी दोनों 0 वैल्यू रखेंगी, तो दोनों का इट मीन्स के दोनों का फेज़ जो है वो सेम है। यानी हम ये बताएंगे कि द इक्वेशन 1 and 2, ये इक्वेशन 1 and 2 shows that the instantaneous values of voltage and current are at the are the sign functions which vary, यानी जो कि साइन फंक्शन जो कि वेरी करता है विद टाइम, और यानी बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज इन दिस सर्किट, यानी इस सर्किट में रेजिस्टिव सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है एसी सोर्स के साथ, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों जो है ना वो इन फेज होंगी, यानी बोथ आर इन फेज। तो तो दे रीच देयर मैक्सिमा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ एट द सेम टाइम, यानी दोनों ये करंट और वोल्टेज अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अप्रोच करेंगे, तक रीच करेंगे एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों का फेज़ जो है वो 0 होगा, और टी जो दोनों मिनिमम वैल्यू पे होंगे, करंट भी मिनिमम होगा, वोल्टेज भी मिनिमम होगी। एट टी इज इक्वल टू T/4 पे जब फेज़ जो है वो π/2 हो जाता है, तो साइन π/2 चूँकि दोनों केसेस में दोनों ही साइन फंक्शंस हैं, ये भी साइन π/2 के प्रोपोर्शनल होगा, ये भी साइन π/2 के, वोल्टेज भी, तो दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त होगी दोनों की। तो
तो T इज इक्वल टू T/4 पे करंट भी मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम है। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया ना कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए दस वोल्टेज एंड दोनों की वैल्यूज़ चूँकि सेम होती हैं, दोनों का फेज सेम होगा, यानी दोनों की मैक्सिमम, दोनों की एक ही पॉइंट पे दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे और किसी और पॉइंट पे दोनों ही जो है दोनों ही की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, तो देन बोथ वी विल से दैट बोथ द कर्व्स हैव सेम फेज, यानी दोनों कर्व्स जो हैं वो इन फेज है, इन फेज है यानी दोनों का फेज यानी एंगल जो है वो सेम है। तो दस वी एंड आई आर सेट टू बी इन, हम इन्हें कहेंगे कि दीज आर इन फेज, वी एंड आई आर सेट टू बी इन फेज। तो दिस बिहेवियर इज शोन ग्राफिकली, हम इसको ऐसे शो करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे हम, ये इक्वेशंस तो इसकी यही हैं। ग्राफिकली हम v को ये इस तरह से, एक v के लिए ऐसे लाइन वेक्टर, ऐसे ये v के लिए वोल्टेज के लिए, और करंट के लिए भी वेक्टोरिकली यानी वेक्टर डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे। कर्व तो हम इसके लिए यही बनाएंगे, एसी वोल्टेज के लिए और एसी करंट के लिए, दोनों चूँकि साइन फंक्शंस हैं, दोनों के लिए साइन कर्व्स बनेंगी, और ये होंगी डॉटेड कर्व जो है वो करंट को शो करेगी, ये वाली फुल लाइन कर्व जो है वो वोल्टेज को शो करेगी। इस तरह से दोनों का ग्राफ जो है वो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह क्या होगा ये जो है, और वेक्टर डायग्राम में क्या होगा कि वेक्टर वी वेक्टर जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग देंगे, ठीक है ना। इस पर और चूँकि हमने कहा था ना कल के जो जिस फेज़ पे इसका जो फेज़ हो यानी जिसका फेज़ ज़ीरो हो, एक पॉइंट पे अगर वोल्टेज वाली कर्व का फेज़ ज़ीरो है तो हम उसको अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे, लेकिन यहाँ करंट वाली कर्व का भी फेज़ ज़ीरो है तो उसको भी हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही यानी इसी तरह हॉरिजॉन्टल दोनों को पैरेलल प्लॉट करेंगे। इस तरह से इन दोनों लाइंस को ऐसे पैरेलली प्लेस करेंगे। इस तरह से ये करंट को शो करेगा वेक्टर, और ये वाला वेक्टर जो है वोल्टेज को, वोल्टेज वाले वेक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, करंट वाले वेक्टर की लेंथ जो है वो कम होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम करंट की वैल्यू वो मैक्सिमम वोल्टेज से कम है ग्राफ में भी। इस तरह क्योंकि वी जो है वो करंट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज को आर से डिवाइड करके ही मिल रहा है ना हमें, वी नॉट यानी करंट मैक्सिमम करंट जो है वो वोल्टेज को आर से डिवाइड करके मिल रहा है, तो इट मीन्स के करंट जो है वो वोल्टेज से कम है मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह से इनका वेक्टर डायग्राम यूँ होगी। इसके बाद इस सर्किट की जो रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव एसी सर्किट, इसकी रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसके बाद हम लिखेंगे कि R इज इक्वल टू आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट विल बी इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे R यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूला से, R इज इक्वल टू आई ओवर R इज इक्वल टू V ओवर I, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई आर विल बी इक्वल टू V ओवर I। ये जो है इक्वेशन क्या देती है आपको वैल्यू रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट। तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी इंस्टेंटेनियस पावर इन द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, यानी जो ये पावर डिलीवर करता है टू द रेजिस्टेंस, ये एसी सोर्स जो है वो जो पावर देगा रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पावर ड्रॉप होगा, दैट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ ना, देखा है ना कि P इज इक्वल टू आई आर, आई स्केयर आर के इक्वल होता है, P इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर के इक्वल। इसी तरह इसको आई की वैल्यू पुट करें, आई किसके इक्वल होता है V ओवर आर के, यहाँ आई इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर स्केयर, वी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है ना, तो यहाँ आई का स्केयर किसके इक्वल होगा V स्केयर ओवर आर स्केयर, और यहाँ से आर ये लिखें, ये आर का इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। और इसी को हम यूँ भी ये आई स्केयर आर पावर को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्केयर आर विच इज़ इक्वल टू यानी आई स्केयर आर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू V स्केयर ओवर आर, यानी ये V स्केयर ओवर आर के इक्वल भी है, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई वी, क्योंकि V ओवर आर किसके इक्वल होता है आई के, आई यानी इस तरह V इंटू वी लिख दो ना, तो V ओवर आर आई के इक्वल होगा, तो ये एक V इसके साथ आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू पावर डिलीवर टू द रेजिस्टर विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्केयर आर विच इज़ इक्वल टू आई वी एंड विच इज़ इक्वल टू V स्केयर ओवर आर, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं।
तो पीज यानी पावर किस चीज़ में मेजर की जाती है? वॉट्स में। पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स। वी जो है पावर वॉट्स में होगी, वी जो है वो वोल्टेज जो है किस में? वोल्ट्स में। एंड आई इज़ इन एम्पियर्स। पावर के यूनिट क्या होंगे? वॉट, डब्ल्यू वॉट, और WATTS वॉट्स। एंड आई वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स में, और आई जो है एम्पेयर में। आई जो है वो एम्पेयर में मेजर किया जाता है यहाँ। तो आर जो है वो रेजिस्टेंस, आर जो है उसके क्या यूनिट्स होंगे? ओहम्स। आर इज मेजर्ड इन ओहम्स। और इसी तरह जो है इक्वेशन फॉर पावर होल्ड्स ओनली व्हेन द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। यानी ये इक्वेशन पावर के लिए, ये जो P इज इक्वल टू आई स्क्र आर विच इज़ इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर एंड दैट इज़ इक्वल टू आई वी, जो है ये इक्वेशन जो है ना ओनली उस वक्त होल्ड करती है, उस वक्त सेटिस्फाई करती है पावर वाली ये इक्वेशन इसको, जब यानी जब ये जो है ना इसमें ये जो वोल्टेज और जो है करंट जो दोनों इन फेज हों, यानी दोनों का एक पॉइंट पे इनका फेज सेम हो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ हैव सेम फेज, दोनों का सेम फेज एंगल जो है वो सेम हो। यानी स्टार्ट में अगर ये देखो जिस तरह ये है, इसमें स्टार्ट में एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे बोथ करंट कर्व और वोल्टेज कर्व बोथ हैव ज़ीरो फेज। इसी तरह t इज इक्वल टू ऐसे पॉइंट b पे जब t क्वार्टर टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजर जाता है, उस वक्त दोनों का फेज π/2 के इक्वल है। इस वाली कर्व का फेज भी π/2 है, इसका भी π/2, इसका भी और इसका भी। इसका यहाँ 0 पाए है इस पॉइंट पे करंट वाली कर्व का, तो वोल्टेज वाली कर्व का भी पाए है। इस तरह बोथ हैव द सेम फेज एट ईच पॉइंट। तो ये एक पावर वाली इक्वेशन उसी वक्त होल्ड करती है जब बोथ वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज, दोनों जो है वो इन फेज हों। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में ये टाइम का, चलिए देखते हैं। ये अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि एसी सर्किट्स कौन से होते हैं जिनमें ये जो है सर्किट एलिमेंट्स जो है ना वो करंट क्या नाम है, एक तो रेजिस्टेंस होता है, यानी एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इसके साथ साथ डीसी सर्किट्स में भी तो रेजिस्टेंस लगता था ना पहले। अब एसी सर्किट्स में दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, इसके अलावा हैं, यानी इन एडिशन टू रेजिस्टर वी यूज़ कैपेसिटर एंड वी ऑल्सो यूज़ एन इंडक्टर। कैपेसिटर को आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को L से, तो रेजिस्टर को R से। तो अब इसके बाद हम ये इसका बिहेवियर पढ़ेंगे कि रेजिस्टर एसी थ्रू आ रेजिस्टर क्या होता है, कि जब किसी रेजिस्टेंस को एसी सोर्स के साथ लगाया जाता है और इस सर्किट को यानी एसी वोल्टेज से एक्साइट किया जाता है, तो उस वक्त रेजिस्टेंस का इस एसी वोल्टेज के अगेंस्ट क्या रिस्पांस होता है, यानी वो इसको क्या किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, क्या होता है, यानी करंट किस तरह से फ्लो करता है इसमें से, और वोल्टेज जो है वो किस तरह से, और दोनों के दरमियान फेज एंगल क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, ये पढ़ेंगे। एसी थ्रू आ रेजिस्टर पढ़ा हमने। तो अब देखें आपने इसमें क्या किया, वोल्टेज आपने वो जो है रेजिस्टेंस और एसी सोर्स को क्या आपने लगाया पैरेलल में, यानी रेजिस्टेंस को एसी सोर्स के साथ लगा दिया पैरेलल में। उसके बाद आपने देखा कि वोल्टेज यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम देखेंगे किस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है एसी वोल्टेज जो है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज किसके बराबर होती है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी के। यहाँ ओमेगा टी जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड फेज ऑफ द एसी वोल्टेज, वो यहाँ इसका फेज कहलाता है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू V ओवर आर होता है, उसके इक्वल। अब इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन 1 से V की वैल्यू पुट कर दें, V की जगह V0 साइन ओमेगा टी पुट कर दें, पुट कर दिया आपने। उसके बाद इसको ये R से डिवाइड कर दिया, इसके बाद ये इसको अलग कर दिया, V0 ओवर आर कॉन्स्टेंट टर्म्स को इधर लिख दिया, साइन ओमेगा टी, चूँकि ये ओमेगा टी जो है वो चेंज हो रहा है टी के साथ, टी वेरी कर रहा है, ज़ाहिर है टाइम के चेंज होने के साथ साथ ये ओमेगा टी की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। तो ये भी करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। तो
यानी ये बी तो करंट यानी वी नॉट ओवर आर जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, आई नॉट के, मैक्सिमम करंट के। तो सो हम इस आई को लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर की जगह उसकी वैल्यू लिख दो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आ गई करंट के लिए इक्वेशन। तो अब दोनों देखें, बोथ आर द साइन फंक्शंस ऑफ ओमेगा टी, यानी दोनों साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल हैं। तो दोनों जो हैं क्या कहलाती हैं, साइन फंक्शंस ऑफ टी। यानी वोल्टेज जो है इट इज़ ऑल्सो साइन फंक्शन ऑफ टाइम, और करंट जो है इट इज़ ऑल्सो साइन फंक्शन ऑफ टाइम। यानी दोनों टाइम के साथ साइनोसाइडली वेरी करती हैं, यानी दोनों साइन फंक्शन है टाइम का। तो बोथ विल हैव सेम फेज एट ईच पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे दोनों का वोल्टेज की कर्व अगर हम प्लॉट करें, इसी तरह करंट की कर्व प्लॉट करें, डॉटेड लाइन से करंट वाली कर्व को रिप्रेजेंट करें, वोल्टेज को आप ये फुल लाइन लेंथ कर्व से ये वोल्टेज को इस कर्व को वो वी से रिप्रेजेंट करें, वोल्टेज से जो करंट वाली कर्व को आप आई से रिप्रेजेंट करें, यानी ये आई को रिप्रेजेंट करें आई की वैल्यू। तो देन ये जो है ना आप देखें हर पॉइंट पे, पॉइंट बी पे भी दोनों का फेज़ सेम है, इसका फेज़ भी पाई बाय 2 है, इसका पाई पे, दोनों की वैल्यूज़ जो है मैक्सिमम है। यानी एक ही पॉइंट पे दोनों फंक्शंस जो हैं करंट और वोल्टेज बोथ हैव सेम वैल्यूज़, यानी इस पॉइंट ए पे दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, वोल्टेज की भी और करंट की भी। इस पॉइंट बी पे दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू वी नॉट है और आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू जो है वो आई नॉट के इक्वल है, और दोनों का फेज़ सेम है ना, चूँकि फेज़ इसका भी पाई बाय 2 है इस पॉइंट पे, उसका भी पाई, करंट वोल्टेज का भी फेज़ पाई बाय 2 है, दोनों में फेज़ डिफरेंस ही नहीं है, तो इसलिए दोनों की वैल्यूज़ भी, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट पे और इसकी भी, करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों का फेज़ पाई है, दोनों की वैल्यू जो है इस पॉइंट पे मिनिमम होगी। और इसी तरह ये पॉइंट डी पे दोनों का फेज़ क्या निकलता है, टी इज़ इक्वल टू, पॉइंट डी पे ना टी इज़ इक्वल टू थ्री टी बाय फोर वाला टाइम होता है, तो पाई ओमेगा की जगह आप 2 पाई ओवर 3 टी बाय 4 वो वाला ऐड करें ना, पुट करके कल, यानी मैंने बड़ी डिटेल से किया था ये चीज़, एंगल निकालना ना कि फेज़ एंगल कैसे निकालते हैं, तो वो जो है ना वही आप उसको दोबारा रीड करें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पाई बाय 2 इस पॉइंट पे पाई बाय 2 क्यों फेज़ है, इस पॉइंट पे पाई क्यों है इस पे, यानी जब वैल्यू किसी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम पे तो उस वक्त उसका फेज़ पाई बाय 2 निकलता है। इसी तरह करंट भी चूँकि पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, वोल्टेज भी पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, तो बोथ विल हैव सेम फेज़, दोनों का फेज़ एंगल जो है पाई बाय 2 होगा। तो इस मीन्स कि दोनों में फेज़ डिफरेंस नहीं है किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे बोथ कर्व्स विल हैव सेम फेज़, दे विल हैव नो फेज़ डिफरेंस, तो कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा इनमें, तो ये सेम होंगी इनकी वैल्यूज़, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ विल एग्जिस्ट एट द सेम पॉइंट्स, यानी सेम पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। और आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ दिस एसी सर्किट, वो आर इज़ गिवन बाय द फार्मूला वी इज़ इक्वल टू आई आर वाले फार्मूला से आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई के इक्वल होगी। और पावर डिलीवर टू द सर्किट टू द रजिस्टर जो है वो दैट विल बी इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर वाले फार्मूला से निकालेंगे हम, पावर पी इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर वाले फार्मूला से। तो इसी में आई की वैल्यू पुट कर दो तो आई किसके इक्वल होता है, वी ओवर आर के, यानी वी ओवर आर, तो आई स्केयर किसके इक्वल होगा, वी स्केयर ओवर आर स्केयर के, तो यहाँ से आर का स्केयर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगी पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर विच इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। और इसी में अगर आप वी ओवर आर की वैल्यू लगा दें की जगह आई लगा दें तो ये आ जाता है आई इंटू वी के इक्वल। तो ये पावर की इक्वेशंस हैं। दीज इक्वेशंस आर ओनली ट्रू व्हेन बोथ यानी करंट और वोल्टेज बोथ हैव सेम फेज, दोनों बोथ आर इन फेज भी हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन विल ट्रू व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, यानी दोनों इन फेज होने का मतलब ये है कि बोथ विल हैव सेम फेज एंगल एट ईच पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे दोनों का फेज एंगल जो है ना वो सेम होगा, दोनों का फेज सेम होगा, फेज एंगल को फेज ही बोलते हैं ना। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हम कल करेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर, ये ज़रा ज़्यादा और तरह का समझने वाला होगा, इसमें ज़रा स्लोप का देखना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।